गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 8 का ये तीसरा लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या किया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने स्टार्ट किया था। मतलब इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बताए थे काइनेमेटिक्स के और न्यूटन के दो लॉज बताए थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ स्टेटमेंट वाइज मेरे को लगता है मैंने फर्स्ट लॉ तुमको समझा दिया एग्जांपल्स के साथ। स्टेटमेंट वाइज मैंने सेकंड लॉ भी तुमको बता दिया था। स्टेटमेंट वाइज सेकंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied। ये स्टेटमेंट मैंने तुमको इससे पहले वाले लेक्चर में से बता दिया था। अच्छा, ये स्टेटमेंट के साथ साथ इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, वेलोसिटी का डेफिनेशन देखा था। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो इसका क्या मतलब है ये हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसे चेंज होता है, या एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन देखा था। और फाइनली एट द एंड हमने क्या किया था, मोमेंटम पे बात किया था। ये तीन बेसिक टर्म्स थे जिनके डेफिनेशंस मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में तुमको बताए थे। वेलोसिटी का मतलब है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, इसका ये मतलब होता है कि हर 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर से इंक्रीज होने वाला है। अच्छा, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आया था। अब एक्सेलरेशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं बोल रहा हूं कि अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका ये मतलब होता था कि हर सेकंड पे ये जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है, रिटार्डेशन अगर होता तो अभी एक्सेलरेशन अपने सिलेबस में हम क्या बोलेंगे कि अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है और जिस भी रेट का है, जैसे एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, इसका मतलब हर एक 1 सेकंड के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से चेंज होने वाला है। अगर यही एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता, अगर यही एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता तो क्या बोलते कि उसका वेलोसिटी जो है वो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगा। अच्छा, लास्ट में हमने क्या टर्म देखा था, मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हमने डिफाइन किया था मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ही कुछ लिखा था क्या? लास्ट वाले क्लास में हमने मोमेंटम डिफाइन किया था। मोमेंटम का मतलब बताया था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे मोमेंटम को क्या कर रहे थे, मोमेंटम के लिए हमने लेटर यूज किया है p। आज के बाद से जब भी मोमेंटम सिग्निफाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, लेटर p यूज करेंगे। मोमेंटम में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होता है, और उसके मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके मास इनटू वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये न्यूटन सेकंड लॉ को अपने को वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोमेंटम के टर्म्स में समझना था। तो हमने क्या किया था, एक डेरिवेशन किया था। अब डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने बोला कि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एक तो वर्ड आ रहा है रेट, ये वर्ड आ रहा है रेट। याद रखेंगे आज के बाद से फिजिक्स में जब भी रेट वर्ड आएगा तो अपने को क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। रेट वाला वर्ड जब भी तुमको किसी भी डेफिनेशन में दिखे या किसी भी स्टेटमेंट में दिखे, इसका मतलब समझ जाना कि तुमको टाइम से क्या करना है, डिवाइड करना है। दूसरा टर्म जो है यहाँ पे वो है चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया, फिजिक्स में जब भी चेंज कैलकुलेट करते हैं तो चेंज को ऐसा लिखते हैं, चेंज में हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा। ये डेल्टा क्या सिग्निफाई करता है कि हम क्या करने वाले हैं, चेंज फाइंड करने वाले हैं।
इस बार जो चेंज कैलकुलेट करना है वो मोमेंटम में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। जब भी फिजिक्स में चेंज फाइंड करते हैं तो पी फाइनल का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आज के बाद से जब भी फिजिक्स में इस डेफिनेशन में हम दो बातें सीख रहे हैं। एक तो हमने सीखा रेट, आज के बाद से फिजिक्स में जब भी रेट वर्ड आएगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम से डिवाइड करना है। और सेकंड जो मेरे पास वर्ड है वो क्या है, चेंज। फिजिक्स में जब भी चेंज वर्ड आएगा ना तो समझ जाना कि फाइनल वैल्यू को क्या करना है, इनिशियल वैल्यू से सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने डेल्टा पी कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे पूरे स्टेटमेंट को एक बार में अगर पढ़ा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम का रेट चाहिए। इसका मतलब डेल्टा पी को टाइम से डिवाइड करना है। क्या डेल्टा टी नहीं, अभी सिर्फ टी लिख देते हैं, स्मॉल टी। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया था, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। जो भी मैं लिखते जा रहा हूँ ना, आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके अपने कॉपी में ये नोट डाउन करते रहना है। अब इसी को अगर मैं और सिंपलीफाई करूँ, ये डेल्टा पी अपॉन टी जो था मेरे पास, हमने क्या बोला, हमने फाइंड किया है डेल्टा पी अपॉन टी। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं, पी फाइनल कभी किसी भी इंस्टेंट का अगर मुझे मोमेंटम जानना है, मान लो मुझे फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो मास तो ऑब्जेक्ट का चेंज हो नहीं रहा है, क्या चेंज होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो अगर मुझे फाइनल मोमेंटम लिखना है तो मैं लिखूंगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी के लिए लेटर v यूज करते हैं, ये भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको। तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह से मैं डेल्टा v को लिख सकता हूं, क्या, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको अगर सिंपलीफाई कर दोगे तो दोनों से मास वाला वर्ड ये कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मास कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या बच रहा है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय d, ऐसा कुछ बच रहा है। अब ये v माइनस यू डिवाइडेड बाय d, यही तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था ना, एक्सेलरेशन था v माइनस यू डिवाइडेड बाय d। इसका मतलब ये पूरा जो टर्म है v माइनस यू डिवाइडेड बाय d, इस पूरे टर्म के प्लेस में अपन a से रिप्लेस कर सकते हैं क्या। तो अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो डेल्टा p अपॉन t जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आ रहा है। अच्छा, अभी स्टेटमेंट जब पूरे को ध्यान से पढ़ोगे ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब रेट, यही तो मेरा ये चेंज ऑफ मोमेंटम और ये टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है क्या। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट के हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा पी अपॉन टी, यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स अप्लाइड के, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर जब जो भी कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे, दैट इंप्लाइज F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन T। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जिसको मैंने क्या कर दिया है, एक स्टेटमेंट से, सिंपल से स्टेटमेंट से लिख दिया है। अब ये डेल्टा P अपॉन T के प्लेस में m into a सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन डेल्टा P अपॉन T के प्लेस में डेल्टा P अपॉन T के प्लेस में m into a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मेरे फिजिक्स का सबसे बेसिक डेफिनेशन आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो डेफिनेशन है तुम्हारे पास, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तुम्हारे पास 8 में भी आएगा, 9 में भी आएगा, 10th में, 11th में, 12th में, जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो फोर्स का यही डेफिनेशन पढ़ोगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके अलावा और कोई डेफिनेशन नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही है। ये मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ था जिसको मैंने क्या किया, मैथमेटिकली वेरीफाई करके आपको बताया कि वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कैसे आता है। अब इसको समझते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से, कि अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, कितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसा चेंज आएगा, वो समझते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ को हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसको अपन क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ भी कहते हैं। कैसे कहते हैं वो देखते हैं। एग्जांपल
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, एक ब्लॉक है ऐसा, मान लो ब्लॉक का मास है 10 kg का। एक ब्लॉक है ग्राउंड पे रखा हुआ है और ब्लॉक का मास कितना है 10 kg ब्लॉक का मास है, और इस ब्लॉक पर हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया है। इस ब्लॉक पर हमने क्या किया है, एक फोर्स अप्लाई किया है। कितना फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है हमने ब्लॉक पर। बात समझ में आ रहा है? अब बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये जो मैंने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, उसके कारण ब्लॉक में क्या चेंज आने वाला है, ब्लॉक कैसे रिएक्ट करने वाला है, वो स्टडी करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियली, मतलब बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, जब मैंने ये फोर्स अप्लाई नहीं किया था, उस समय मान लेते हैं ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रखा हुआ था। ब्लॉक रेस्ट में है, मतलब उसका इनिशियल स्पीड कितना है, उसका इनिशियल स्पीड है 0। मैंने तुमको u क्या होता है, v क्या होता है, t क्या होता है, a क्या होता है, p क्या होता है, ये सब इससे पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो पार्टिकल था उसका इनिशियल स्पीड 0 मान लेते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा, हमेशा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जांपल 1 से अपन क्या करते हैं, आसान करते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करेंगे। ये 20 न्यूटन 10 kg का ब्लॉक, इनिशियल स्पीड 0। अब बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये जो 20 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया है, ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स जो है वो इसमें एक्सेलरेशन लाएगा क्या? सर कैसे? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो वो जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल आ जाता है। अभी डिराइव किया था हमने। अच्छा, इस वाले कंडीशन के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो तुमको पता है कि तुमने फोर्स कितना अप्लाई किया है, तुमको ऑब्जेक्ट का मास भी पता है। इस स्टेटमेंट में तुमको फोर्स पता है, ऑब्जेक्ट का मास पता है। तुम इस वाले स्टेटमेंट में से a का वैल्यू ढूंढ सकते हो क्या? अगर a का वैल्यू ढूंढना होता तो ऐसा लिख देते ना, a इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, फोर्स क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 20 न्यूटन का है और ऑब्जेक्ट का मास कितना रखा हमने 10। ये और ये अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा, अभी कुछ बातें जो आपको याद रखना है, ये n स्टैंड्स फॉर न्यूटन है। यहाँ पे न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट है फोर्स का। ये एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, फिर आपको 1 न्यूटन क्या होता है इसका भी मीनिंग बता देंगे। अभी आप ऐसा समझ लो कि मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका वैल्यू कितना है 20। कितने मास के ब्लॉक पे अप्लाई किया था, 10 kg वाले ब्लॉक पे मैंने अप्लाई किया। अब बिकॉज ऑफ दिस फोर्स मैंने क्या देखा, ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है ना, उसमें एक्सेलरेशन आ गया है। कितना एक्सेलरेशन आ गया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया है। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है, अगर ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन है इसका मतलब ब्लॉक का वेलोसिटी चेंज करेगा क्या? कैसे चेंज करेगा? तो p इक्वल्स टू 0 पर, p इक्वल्स टू 0 जब इनिशियली अपन ने बात किया तो उसका जो वेलोसिटी है, इसका जो वेलोसिटी था वो कितना है, 0 है। p इक्वल्स टू 0 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम इनिशियल कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम एट 0 सेकंड। अगर मैं 0 सेकंड पे मोमेंटम लिखूं तो मास इनटू 0, मास तो 10 है लेकिन इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है? मान लो 1 सेकंड के बाद देखते हैं कि क्या हुआ होगा। t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, अगर मैं t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब इस पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होना है किस रेट से, हर 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाएगा तो पहले का 0 1 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करा देना है। तो 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड होगा क्या? ये वेलोसिटी में चेंज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन पार्टिकल का वेलोसिटी 1 सेकंड में बढ़ के कितना हो गया है, 2 मीटर पर सेकंड का हो गया है। अच्छा, अगर वेलोसिटी पता है मुझे 1 सेकंड का, तो मैं 1 सेकंड का मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? अगर 1 सेकंड का मोमेंटम कैलकुलेट करते तो कितना होता है, 10 मास इनटू वेलोसिटी एट 1 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 20 मास का यूनिट केजी, मास इनटू वेलोसिटी कर देना तो केजी मीटर
पर सेकेंड। इस तरह से मैंने क्या किया, 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का क्या मोमेंटम है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मुझे t 2 सेकंड की कहानी जाननी है कि t 2 सेकंड में क्या चल रहा है। अब t 2 सेकंड की कहानी जानने के लिए हम क्या करते हैं, मेरे को इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और इसमें हमने क्या क्या देख लिया था। अभी हमने 1 सेकंड के बाद की कहानी देखी थी। आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी आया था, 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी आया था वो कितना आया था, वेलोसिटी था हमारे पास, एक्सेलरेशन 2 आया ना, 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी था। और मोमेंटम जो था 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड बाद मोमेंटम कितना आया था हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी, तो 20 kg मीटर पर सेकंड, इतना हमारे पास मोमेंटम आ गया था 1 सेकंड के बाद। और मैं लिख देता हूं, ये अभी वो स्क्रीन पॉज हो गया था। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने सिंपलीफाई करके एक्सेलरेशन ढूंढ लिया था। अच्छा, अभी इसके बाद देखते हैं 1 सेकंड बाद ये होगा आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद की क्या कहानी है मुझे ये जानना है। तो देखो, तुम एक तो लॉजिकली भी सोच सकते हो कि 2 सेकंड के बाद क्या हुआ होगा। पहले अपन क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी ढूंढेंगे 2 सेकंड पे, तब जाके मोमेंटम ढूंढ पाएंगे ना। तो 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद क्या हुआ है वो वेलोसिटी जानने के लिए हमने क्या बोला कि जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब हर एक 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होना है। तो अगर 0 से 1 में, 0 से 1 में वेलोसिटी हमारा 2 मीटर पर सेकंड बन गया, ऐसे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो 2 से इंक्रीज कर दो। इसका मतलब 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये जो वेलोसिटी है वो फिर से 2 से इंक्रीज होना है। फिर से 2 से इंक्रीज होना है तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या, हाँ या ना। मान लो मुझे और आगे जानना होता, मान लो आगे जानना होता 2 सेकंड से 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद अगर मेरे को वेलोसिटी जानना होता तो फर्दर अगर मैं 2 से इंक्रीज कर दूं तो उसको वो कितना हो जाता, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। या तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हो, बार बार एक्सेलरेशन आपको पता है रेट क्या है, आप बार बार ऐसे यूज कर सकते हो, या आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस ad। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये नहीं सोचना है, ये फॉर्मूला क्या कर लेना है, याद कर लेना है। v इक्वल्स टू u प्लस ad, अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो किसी भी टाइम के बाद पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है आप ये ढूंढ सकते हो। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर 2 सेकंड मुझे वेलोसिटी जानना है, ये v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। कब मुझे जानना है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट 2 सेकंड, ठीक है। कि ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन के लिए लिख रहा मैं, ये वेलोसिटी एट 2 सेकंड है, ठीक है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जब भी u में जब भी लिखो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तो वेलोसिटी कितना था, 0 था क्या, तो यहाँ पे u के प्लेस में क्या लिख दोगे, 0 प्लस एक्सेलरेशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 आया था, एक्सेलरेशन 2 आया था। और कितने टाइम के बाद अपने को वेलोसिटी जानना है, अपने को वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद का वेलोसिटी जानना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। सब मेरे को नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी जानना है आफ्टर 3 सेकंड, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होगा, अगर मुझे ये जानना है तो फिर से मैं फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस ad। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया होगा, तो जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया था उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 प्लस एक्सेलरेशन तो फिक्स है हमेशा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, 2 इनटू कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जानना है, 3 सेकंड के बाद अपने को वेलोसिटी जानना है, तो वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड
वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए। मान लो मैं इसमें कुछ और भी एग्जांपल बताऊं कि आपको वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। क्यों वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि एक बार अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीख गए तो मोमेंटम तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है 5 सेकंड्स के बाद, 5 सेकंड के बाद का मेरे को वेलोसिटी जानना है। फिर से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u + at यूज करेंगे। इनिशियली जब टाइम 0 पे जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल था, तो इनिशियली इसका वेलोसिटी था 0, एक्सेलरेशन कितना 2, टाइम कितना खर्च किया हमने 5, तो वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड का हो जाएगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है? ये बहुत ही आसान है क्या? आप ऐसा टेंशन मत लो, मैं दो तीन प्रॉब्लम करा दूंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी मैं निकाल सकता हूं क्या ये फॉर्मूला से? अच्छा, आपको अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कहां से डिराइव कर रहे हैं, ठीक है? अब ये फॉर्मूले को यूज करके तुम किसी भी टाइम के बाद का वेलोसिटी जान सकते हो। अगर तुमको वेलोसिटी मिल गया तो तुम मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या? मान लो इस क्वेश्चन में मैं बोलता कि आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद क्या मोमेंटम है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो 3 सेकंड के बाद का मोमेंटम जानने के लिए आप क्या करोगे? मास इनटू वेलोसिटी एट 3 सेकंड करोगे क्या? अगर आपको मोमेंटम 3 सेकंड का पता करना है तो आप क्या करोगे? मास इनटू वेलोसिटी एट 3 सेकंड करेंगे। मास कितना था ऑब्जेक्ट का, मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं एट 3 सेकंड। ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। मास कितना है? मास है इसका 10 इनटू वेलोसिटी एट 3 सेकंड हमने कैलकुलेट किया था 6 आया था क्या, इनटू 6। जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो 60 केजी मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं क्या ऐसा? तो हमने क्या किया, 3 सेकंड पे पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट किया, 3 सेकंड पे पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट किया। आई होप तुमको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि तुमको, तुम खुद से बोलो, तुम किसी भी टाइम का वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या इस क्वेश्चन? कोई भी टाइम होता, 5, 10, 20, इनफिनाइट, कुछ भी टाइम होता, तुम इसमें पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल सकते थे। एक बार आपको वेलोसिटी मिल गया तो आपको मास तो पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी कर दोगे अगर, तो आप मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट का निकाल लोगे क्या? देखो ये हो सकता है ना कि स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे कि पहली बार पढ़ रहे हैं सर, हर कुछ नया ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बातें याद करनी है और बहुत सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, मैं क्वेश्चन नोट कर दूंगा, आप क्या करना खुद से कोशिश करना है। ये पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे एनालाइज करते हैं, फिर आप बाद वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। मान लो इस तरह का ब्लॉक है फिर से, और ब्लॉक पे अपन ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स अप्लाई कर दिया? ऐसा मान लेते हैं कि ब्लॉक का जो मास है, ब्लॉक का मास है इस बार कितना है, ब्लॉक इस बार 2 केजी का है, ठीक है, 2 केजी का ब्लॉक है, और इस पे इस बार जो फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो जो फोर्स अप्लाई किया है वो है 10 न्यूटन का, ठीक है। इस पे जो फोर्स अप्लाई किया है वो कितना अप्लाई किया, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। अब इस डायग्राम को देखें, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या कैलकुलेट करेंगे, हमने ये पढ़ा है कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब इस इक्वेशन और इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स पता है कितना है, मास पता है कितना है, क्या अननोन है, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, किसी भी पार्टिकल पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ना तो उसमें क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है। तो अगर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस 2 केजी वाले ब्लॉक पर, तो ये 2 केजी वाले ब्लॉक पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना एक्सेलरेशन जनरेट होगा अगर वो मुझे कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन को मैं फोर्स अपॉन मास से लिख सकता हूं क्या, एक्सेलरेशन को फोर्स अपॉन मास से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये डायग्राम के हिसाब से अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता तो फोर्स मैंने अप्लाई किया है 10 न्यूटन का, और मास कितना है ऑब्जेक्ट का 2 केजी,
ये 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तुम ये यूनिट का प्रॉब्लम मत करना, यूनिट समझ लेना कि जब भी मैं लिखूं फोर्स तो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, जब भी मैं लिखूं वेलोसिटी तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन के बारे में जब भी बात किया जाए तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। एक्सेलरेशन जो है वो मैंने लिख दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने सिंपलीफाई किया और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वेलोसिटी कैसे चेंज होगा ये मुझे पता चल गया है। अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, इसका मतलब हर एक 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो अगर ये चेंज होने वाला है, ऐसा मान लेते हैं इस बार इसका इनिशियल वेलोसिटी जो था वो पहले से कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, मतलब पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? पार्टिकल, इससे पहले वाले एग्जांपल में पार्टिकल रेस्ट में रखा था ना, इस वाले एग्जांपल में हमने क्या बोला है कि पार्टिकल जो है वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था, तब मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। अच्छा, मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे वेलोसिटी जानना है 1 सेकंड के बाद, मुझे इस पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है 1 सेकंड के बाद। अभी t = 0 पर इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड का है। 1 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी जानना है तो फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे v = u + at। बार बार क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 सेकंड के बाद का वेलोसिटी जानना है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 10। इनिशियल वेलोसिटी के प्लेस में अपन ने क्या लिखा 10 प्लस एक्सेलरेशन कितना हमने फाइंड किया था, एक्सेलरेशन फाइंड किया है 5। कितने टाइम के बाद का वेलोसिटी जानना है, तो 1 सेकंड के बाद का वेलोसिटी जानना है, तो इनटू 1 सिंपलीफाई करोगे अगर तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 1 सेकंड के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड का हो गया। ठीक है, अच्छा, उसी तरह अगर मैं बोलूं कि आपको 3 सेकंड पर यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। खुद से ट्राई कर सकते हैं क्या? अगर मुझे 3 सेकंड पे 3 सेकंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी जानना है, वापस से ये फॉर्मूला यूज करेंगे v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी का वो कितना है, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जब भी मैं बोलूं मतलब जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी के प्लेस में अपन ने रख दिया 10। एक्सेलरेशन अभी भी कितना है 5। कितने टाइम के बाद जानना है, तो 3 सेकंड्स के बाद अपने को जानना था। इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट का वेलोसिटी मिल गया तो मैं किसी भी इंस्टेंट का मोमेंटम जान सकता हूं क्या? मान लो मुझे मोमेंटम जानना था पार्टिकल का एट 3 सेकंड। 3 सेकंड पे पार्टिकल का क्या मोमेंटम है मुझे वो जानना है। अब पार्टिकल का मोमेंटम 3 सेकंड पे जानने के लिए पार्टिकल के मास को पार्टिकल के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पार्टिकल का मास कितना है, पार्टिकल का मास था 2, ठीक है, और पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, पार्टिकल का वेलोसिटी है 25। इसको सिंपलीफाई कर दोगे तो 50 kg मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम आ गया। बात समझ में आ रहा है? मैंने आपके सामने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। दोनों प्रॉब्लम्स में आपको मैंने क्या किया, एक जैसी प्रॉब्लम्स, दोनों प्रॉब्लम अलग अलग नहीं थे। प्रॉब्लम क्या था, क्वेश्चन में एक ब्लॉक गिवन है, ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स भी गिवन है, आपको उस फोर्स को यूज करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था। एक्सेलरेशन आ जाने के बाद किसी भी इंस्टेंट पर पार्टिकल का क्या वेलोसिटी होता वो कैलकुलेट करना है। एक बार वेलोसिटी मिल गया तो क्या करेंगे, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का क्या मोमेंटम होगा तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये दो एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये दो एग्जांपल समझ में आए हैं तो आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन है, इसको आप क्या करना
होमवर्क में आपको मैं ये दे रहा हूँ, आपके लिए घर के लिए है, आप इसको सॉल्व करना और मुझे आंसर आप पोस्ट करना। आप मुझे ग्रुप में भेज सकते हो, ऐप में भेज सकते हो, जहां मर्जी वहां, लेकिन आप आंसर भेजना। और एक कल या परसों में मुझे आंसर चाहिए, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वैसे ही क्वेश्चन होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। ये एग्जांपल 3 होने वाला है। कैसा क्वेश्चन है, मान लो तो आसान क्वेश्चन देता हूँ। इस बार ब्लॉक ले लो कितना, इस बार ब्लॉक ले लो 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है 10 kg का। हमने फोर्स कितना लगा दिया, फोर्स हमने लगा दिया मान लो 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट, और क्या बोल रहा है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितना है, मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 1.5 मीटर। u का वैल्यू कितना है, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ बोला गया है। यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एट 4 सेकेंड एंड मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल एट 10 सेकेंड। ये दो क्वेश्चन है जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 एक जैसी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में ब्लॉक मान लो कितना ले लेते हैं, मान लो 10 kg का ब्लॉक है, यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 40 न्यूटन और यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन, ठीक है। दो फोर्सेस लगा दिया, एक फोर्स इस साइड से अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स इस साइड से अप्लाई कर रहे हैं, 40 न्यूटन 20 न्यूटन। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड मोमेंटम एट 2 सेकेंड, ये पहला क्वेश्चन है। और इसी में जो दूसरा क्वेश्चन होगा, मोमेंटम एट 6 सेकेंड। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करना है, एज एन होमवर्क आपको सॉल्व करना है। अभी ये न्यूटन, ये जो यूनिट का खेल है ना, पहले यूनिट का खेल आपको समझा देते हैं कि यूनिट्स क्या है, कैसे अपन यूज कर रहे हैं। क्योंकि यूनिट्स ऐसे होंगे ना जो बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे को। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। सबसे पहले हमने सबसे पहले टर्म क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी करके बताऊं, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या आया था, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का एसआई यूनिट हमारे पास आता है मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का एसआई यूनिट है। अच्छा, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन आया था, एक्सेलरेशन आया था। एक्सेलरेशन कितना आया था हमारे पास, इसका यूनिट आया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको, इसका ये मतलब होता है मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसको आप क्या समझ सकते हो, इसको हम क्या लिखेंगे, ये साइन बनाते हैं, कंफ्यूजन होगा फालतू का। इसका मतलब हो गया मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड इनटू सेकेंड, ठीक है, इसका ये मतलब हो गया ना। अब फोर्स का यूनिट है 1 न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है 1 न्यूटन, ठीक है। ये 1 न्यूटन समझने के 1 न्यूटन है क्या, तो 1 न्यूटन समझने के लिए फोर्स का बेसिक डेफिनेशन क्या था, फोर्स का बेसिक डेफिनेशन मास इनटू एक्सेलरेशन का है, हाँ या ना। मान लो हमारे पास जो ब्लॉक है, हमारे पास जो ब्लॉक है m जो है वो 1 kg का है, ऐसा मान लेते हैं। लेट जो ब्लॉक है वो कितने मास का है, 1 kg का ब्लॉक है। और ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ब्लॉक पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर ये 1 इंटू 1, ये फोर्स भी 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अगर तुम इन दोनों को कंबाइन करोगे ना, जैसे ये जो फोर्स है, अगर मैं बोलूं कि मुझे फोर्स कितना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास के प्लेस में मैंने लिखा 1 kg और एक्सेलरेशन के प्लेस में क्या लिखेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही लिखेंगे ना। इनको जब आप सिंपलीफाई करोगे ना तो फोर्स ऐसा आ जाएगा 1 kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो मल्टीप्लाई होके आया है ना, इसी को हम क्या करते हैं, प्यार से न्यूटन बोलते हैं। 1 न्यूटन ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप क्या कर सकते हो, 1 न्यूटन से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये जो फोर्स हो गया, ये जो फोर्स हो गया उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 न्यूटन। समय को नहीं समझ में आया, ध्यान से देखना कैसे लिखा। हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 केजी और इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस केस में अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना होता तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, 1 into 1 न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में और यूनिट्स अगर एक साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। केजी इज द यूनिट ऑफ मास एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। जब इन दोनों को मैंने कंबाइन करके देखा तो मेरे पास यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही अपन क्या करते हैं, 1 न्यूटन बोलते हैं। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, 1 न्यूटन। अब इसका डेफिनेशन देखो कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन देखो कैसे लिख रहे हैं। डेफिनेशन आपसे स्कूल के एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। डेफिनेशन अपन ने बोला कि मुझे 1 न्यूटन डिफाइन करना है, तो 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन is the force, 1 Newton is the force which when applied, 1 Newton is the force which when applied on an object of 1 kg, on an object of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। ये 1 न्यूटन का डेफिनेशन है जो अपने को याद रखना है। अगर एक ब्लॉक है 1 kg का जिसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा था, 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा था। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जो मैंने तुमको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश की। देखो स्टार्टिंग में तुमको लग रहा होगा ना कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत नए वर्ड्स आ रहे हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस तुम क्या याद रखो, बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक टर्म्स, तुम वेलोसिटी याद रखो क्या होता है, तुम एक्सेलरेशन याद रखो क्या होता है, तुम याद रखो कि मोमेंटम क्या होता है। बेसिक डेफिनेशंस तुमको याद होंगे तो इनके कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इनको रिलेट करने वाला लॉ कौन सा है, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। सीधा सा अगर लेमैन्स लैंग्वेज में तुमको बोलूं ना, तो जिस रेट से पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि कितना फोर्स लगाया गया है। ध्यान से पूछना, तुम ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगा क्या। अगर मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है, मान लो एक ब्लॉक है 10 केजी का ग्राउंड पे रखा हुआ है, तुम उसको जितना ज्यादा फोर्स से हिट करोगे या जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा वहां पर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। अब उस एक्सेलरेशन, मान लो एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बहुत ज्यादा हुआ क्या, जिस रेट से पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होगा ये बहुत ज्यादा हो गया। अगर पार्टिकल के वेलोसिटी के चेंज होने का रेट ज्यादा है, इसका मतलब पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, वो भी क्या होगा, ज्यादा रेट से चेंज हो रहा है क्या। तो यही तो हमने बोला ना, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा वेलोसिटी, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा उस रेट से मोमेंटम चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यही न्यूटन का सेकंड लॉ था जिसको मैंने स्टेटमेंट वाइज समझाया है। अब ये बहुत जरूरी है कि ये स्टेटमेंट और ये मैथमेटिकल अप्रोच दोनों समझ में आए। अगर ये दोनों समझ में आए होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे, ठीक है। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ खत्म नहीं हुआ है, बेसिकली यही समझाना होता है, थर्ड लॉ तो इजी होता है, वो समझ जाते हैं बच्चे, ठीक है। इतना ही कर देते हैं आज।